पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक पीसफुल पर्पस के लिए बना था। बट कुछ ऐसे हालात आए जिसने एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को बदल दिया। पाकिस्तान ने पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन बनाया, PAC। इसका मकसद सिर्फ एक था, न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करना, बिजली बनाने के लिए, एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए और हेल्थ केयर को मॉडर्न बनाने के लिए। इस मिशन के पीछे थे डॉक्टर नज़ीर अहमद, एक मशहूर फिजिस्ट जिसका ड्रीम था कि पाकिस्तान साइंस में ग्रो करे और एनर्जी क्राइसिस का कुछ हल ढूंढे बिना किसी न्यूक्लियर वेपन बनाए। और जब 1953 में US प्रेसिडेंट WID आइजनहोवर ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया, एटम फॉर पीस। इसका एम काफ़ी सिंपल था, दुनिया के दूसरी कंट्रीज़ को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वेपन के लिए नहीं बल्कि पीस और डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना सिखाया जाए। पाकिस्तान ने तुरंत अप्लाई किया और 1956 में ऑफिशियल मेंबर भी बन गया। इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान को मिला न्यूक्लियर रिसर्च इक्विपमेंट, ट्रेन साइंटिस्ट और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। 1965 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इंस्टॉल किया, पाकिस्तान एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगाया गया था। इसका फ्यूल दिया था USA ने और ये रिएक्टर एटम फॉर पीस प्रोग्राम के प्राउड में प्रोडक्ट हुआ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 1974 पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, वी विल ईट ग्रास इवन गो हंग्री बट वी विल गेट आवर ओन न्यूक्लियर बॉम्ब। क्या हुआ इन कुछ सालों में जिसने पाकिस्तान को एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम से हट के बॉम्ब बनाने पर मजबूर कर दिया। अगर हमें समझना है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाया तो हमें इंडिया और चाइना के बीच एक छोटी सी लेकिन डेंजर जंग को समझना होगा, इंडिया चाइना वॉर 1962। ये वार प्राइमरीली बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर थी, जहां दोनों कंट्रीज हिमालयन रीजन स्पेशली अक्साई चिन और NEFA जो आज का अरुणाचल प्रदेश है उसे अपनी टेरिटरी बताते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को यह वार स्टार्ट होती है, 21 नवंबर 1962 को यह वार एंड होती है। 32 दिन तक चलने वाली इस वार के 4 मेन रीज़न होते हैं। इंडिया MC मोहन लाइन को अपनी बाउंड्री मानता है जो ब्रिटिश ने बनाई थी, लेकिन चाइना का कहना है ये लाइन ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती ठोपी है, हम इसे नहीं मानते। 1950 में चाइना ने फोर्सफुली तिब्बत ऑक्यूपाई कर लिया। इंडिया ने ओपनली अपोज नहीं किया, लेकिन उस वक्त ट्रस्ट टूट चुका था उसका चाइना पर। 1959 में दलाई लामा चाइना से भागकर इंडिया आ गया और इंडिया ने उसको असाइलम दिया। चाइना ने इसे अपने इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस माना। और लास्ट ट्रिगर 1961 में इंडिया ने डिस्प्यूट बॉर्डर एरिया में छोटी छोटी मिलिट्री पोस्ट बनाना शुरू किए। इंडिया सोच रहा था चाइना रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन चाइना फुल स्केल वॉर के लिए रेडी था। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया और इंडिया इस वार को काफ़ी बुरी तरह से हार गया। Indian 7th Brigade collapsed and large number of Indian soldiers simply surrendered. इंडियन सोल्जर प्रॉपर ट्रेन नहीं थे, ना अच्छे इक्विपमेंट थे उनके पास और ना ही ठंड में लड़ने के लिए प्रॉपर क्लोथ्स थे। और इंडिया को हराने के 2 साल बाद अक्टूबर 1964 को चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। 3、2、1、起爆！ अब काफ़ी सिंपल सी बात है, एक ऐसी नेबर कंट्री जिससे आप हार चुके हो, जिसकी आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी टेस्ट किया हो, तो ये सारी बातें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर डॉक्टर होमी भाभा ने ओपनली कहा, अगर हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल जाए तो सिर्फ हम 18 महीने के अंदर ही अपना एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं। इस स्टेटमेंट का काफ़ी सिंपल मकसद था, इंडिया के पास साइंटिफिक कैपेबिलिटी है बट पॉलिटिकल परमिशन चाहिए एक बॉम्ब बनाने के लिए। और एग्जैक्टली 10 साल बाद 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस वक्त इंडिया के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे होमी सेतनाथ, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, हम हमेशा नॉन न्यूक्लियर नहीं रह सकते थे जब हमारे पड़ोसी के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। यानी इंडिया का पड़ोसी चाइना था जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ थी। उस वक्त पाकिस्तान के पास ना ही कैपेबिलिटी थी, ना ही टेक्नोलॉजी और ना ही पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। अब हमें वक्त में पीछे जाने की ज़रूरत है। 1971 वॉर जिसने पाकिस्तान का आधा हिस्सा तोड़ दिया।
तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तान। दोनों जगहों के लोग का कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बंगाली बोलते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू डोमिनेट करती थी। लेकिन सारी पॉलिटिकल पावर, डेवलपमेंट और रिप्रेजेंटेशन सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के पास थी। ये सब देखकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को महसूस होने लग गया था हमें इग्नोर किया जा रहा है, हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं। 1970s में इलेक्शन होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने मेजॉरिटी सीट जीत ली। डेमोक्रेटिकली वही हकदार थे कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाए। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के पावर होल्डर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिलिट्री रूलर याया खान ने उनकी गवर्नमेंट बनाने से इनकार कर दिया। ये डेमोक्रेटिक डिनाइल था, जिसका रिजल्ट निकला सिविल वार। पच्चीस मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल और जनरल पब्लिक पर क्रैकडाउन शुरू किए गए। हज़ारों लोग की जान गई, लाखों लोग इंडिया भाग गए, वुमेन्स वर रेप्ड। इसी दौरान काफ़ी लोग इंडिया भागे, जिससे इंडिया पर रेफ्यूजीज क्राइसिस का इकोनॉमिकली और सोशली प्रेशर बढ़ने लगा। तब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के गोरिल्ला फाइटर मुक्ति बानी को सपोर्ट देना शुरू किया। उन्हें ट्रेनिंग और वेपन दिए ताकि वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ें। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 3 दिसंबर 1971 में आया। द ऑफिशियल वॉर बिगेन। पाकिस्तान ने इंडिया के कई एयर बेस पर एयर स्ट्राइक किया, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। इस अटैक के बाद दोनों कंट्रीज के बीच ऑफिशियली वार हुई। 3 दिसंबर 1971 में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किए, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वार भी कहते हैं। और ये वार एंड होती है 16 दिसंबर 1971 में, और पाकिस्तान इस वार को बहुत बुरे तरीके से हारता है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने सरेंडर किया और 19,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने हथियार डाल दिए। यह पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार थी। पाकिस्तान का आधा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया। इस वार के बाद साउथ एशिया का पावर ऑफ बैलेंस बदल गया और 3 साल बाद इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब भी टेस्ट किया, स्माइलिंग बुद्धा। भुट्टो समझ चुका था अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो कल को पाकिस्तान पर प्रेशर डालना काफ़ी आसान होगा। तभी भुट्टो ने ये स्टेटमेंट दी, हम घास भी खा लेंगे, हम भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं था कि हम लिटरली घास ही खाएंगे। इसका सिंपल मतलब ये था कि पूरी नेशन अपनी सिक्योरिटी के लिए कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है या किस हद तक जा सकती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जी हाँ, यही थे पॉलिटिकल फाउंडर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ पाकिस्तान। 28 मई 1998 पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शंघाई 1। इस दिन पूरी कौम सड़कों पर थी, लोग जश्न मना रहे थे, नेशनल प्राइड अपने पीक पर थी। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. The results were as expected. आज भी कई सुपर पावर कंट्रीज़ ये नहीं चाहती कि किसी कमज़ोर कंट्रीज़ के पास बॉम्ब हो, क्योंकि जहाँ बॉम्ब होता है, जहाँ खासकर न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, वहाँ बातचीत की जाती है, वहाँ डायरेक्ट एयर स्ट्राइक नहीं की जाती। अब आप अपने आसपास ही देख सकते हो, एक एग्जांपल ही लेते हैं, इसराइल, जो आज जिस कंट्रीज पर चाहे उस पर अटैक कर लेता है। जिस कंट्री पर नहीं जिस कमज़ोर कंट्री को देखे उस पर अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि ये कंट्री या उनकी बात नहीं मान रहे होते, ठीक है, कमज़ोर होते हैं, तो उसे पता है कि अभी इनके पास अभी वो न्यूक्लियर डिटर्जेंट्स नहीं है कि ये हम पर हमला करें। लेकिन अगर कल को ईरान के पास या किसी और कंट्री के पास जिस पर इसराइल ओपनली अटैक कर लेता है, अगर उसके पास भी ये ताकत आ गई, ठीक है, तो क्या इसराइल दोबारा इतना आसानी से अटैक करेगा? इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप खुद दें। न्यूक्लियर बॉम्ब अब एक वेपन नहीं बन चुका है, ये एक सिग्नल बन चुका है उन पुलिस कंट्रीज़ के लिए कि हमारी तरफ मत देखना ब्रो। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।